उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर सियासत कुछ ऐसी शुरू हुई कि सियासी संग्राम के बीच में खड़ा हुआ बुलडोजर नजर आने लगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने देख लिया कि कौन सा औजार काम कर गया। जो औजार काम कर गया अब उसको और धार देना है। उत्तर प्रदेश में तो नैरेटिव जो है वो बीजेपी का भी बढ़ा है। जोगी जी जिस ढंग से आए हैं तेवर में, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई लगे तो उनका मकान गिरा देंगे। तो जातिवाद कौन कर रहा है? ये जो जाति का नुस्खा हाथ में लग गया है पॉलिटिकल पार्टीज को और उसकी जो सफलता दिखी है, तो सबको ये समझ में आ रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा चढ़ के सबके सर पे बोल रही थी, अगर उसकी काट कहीं है तो वो जाति की राजनीति में है। ये पहली बार नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर्स को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जरूर बात है कि एनकाउंटर कल्याण सिंह के राज्य में बहुत हुए, एनकाउंटर मायावती के टाइम में हुए, लेकिन तब कभी ये सवाल नहीं उठा उन एनकाउंटर्स को लेकर के कि ये पिक एंड चूज वाला एनकाउंटर हो रहा है। मोदी के विराट स्वरूप का जो एक ताला लग गया था विपक्ष के मुंह पर, उसको खोलने के लिए लगातार किसी न किसी चाबी को लगा लगा कर हर चुनाव में देख रहे थे, अलग बदल रहे थे, हताश भी हो रहे थे। एक चाबी से वो ताला खुलता हुआ दिख गया। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर सियासत कुछ ऐसी शुरू हुई कि सियासी संग्राम के बीच में खड़ा हुआ बुलडोजर नजर आने लगा। बुलडोजर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ऐसी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला कर रहे हैं, खुद योगी को बार बार आगे आकर जवाब देना पड़ रहा है। किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं इन 10 सीटों पर। शायद परसेप्शन की लड़ाई है, बहुत ज्यादा सरकार को भी इन 10 सीटों से फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लड़ाई जरूर परसेप्शन की है, नैरेटिव की है, जिसको बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से अब अलग अलग मुद्दे गूंज रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जिस दमखम के साथ अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती हो गई है, ये बड़ा अहम हो जाता है समझना। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, सुनील शुक्ला सर हैं, विनोद सर हैं, जयदीप जी हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर, आपसे मैं शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2-4 दिन में, 5 दिन में जो हम देख रहे हैं, खासकर बुलडोजर पर जो टिप्पणी होती है, उसके बाद जिस तरीके से घेरा जा रहा है, अखिलेश यादव जितना आक्रामक होकर बोल रहे हैं, फिर ये अभी एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं और घेर रहे हैं सरकार को, यूपी सरकार की क्या चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। एक दूसरा विपक्ष के अपनी तरफ से अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लोकसभा के बाद वो दम अब आ गया है कि भैया चढ़ के जवाब देना है, अभी आगे उपचुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। देखिए, मैं बिल्कुल सही है और वो ऑब्जेक्टिव है। कोई मतलब लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने देख लिया कि कौन सा औजार काम कर गया। जो औजार काम कर गया अब उसको और धार देना है। वो औजार था आरक्षण का और जाति का। तो आप देखिए कि वो बार बार, और मैं कह रहा हूँ कि ये जितने चुनाव होंगे इसमें हर चुनाव में आजमाया जाएगा, और अगर वो सफलता उससे मिलती रही तो आप तय जानिए 29 और उसके बाद भी ये चलेगा। कोई भी जैसे इनकाउंटर है तो उसमें जाति देखी जा रही है, सारी चीज़ें। तो अखिलेश को ये पता चल गया है कि अभी भी जो हथियार, जो औजार हमने इस्तेमाल के लिए वो टेस्ट किया था, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो ये चलेगा। और वैसे भी देखिए, सफलता हमेशा आक्रामकता लाती है। हालांकि ये अलग बात है, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने में कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारियां आप भूल जाएं, और हमेशा सफलता जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है। अगर आपने वो पैकेट नहीं फेंका, चतुराई से कीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, अभी तो उनका वो टेस्ट होना बाकी है, 27 में होगा और बीच में अभी सब तमाम। लेकिन एक बात तय है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने हमेशा ये देखा एक राजनीति, और एक अगर लंबे दौर में आपको कहूं कि आज़ादी के बाद से इस देश में सफल वही होता है लंबे दौर में जो नैरेटिव गढ़ता है, जो एक्टिव मोड में रहता है। रिएक्टिव मोड में रहने वाले हमेशा पराजित होते हैं। आप देखिए, कांग्रेस आई, सबसे पहले जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ, इंदिरा गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ा, अकेली निकली थी वो। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूरी जनता भूल गई कांग्रेस को, मतलब इंदिरा गांधी के साथ हो गई। इंडिकेट, सिंडिकेट और इंडिकेट 2 पार्टियां हुई थी।
इंदिरा जी अकेली थी और वही कांग्रेस हो गई। उसके बाद का आप देखते जाइए, फिर वो आया जेपी का संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। नतीजा क्या हुआ कि एक नैरेटिव डाला, फिर इसी तरह की चीज़ें चलती रही। मंडल आया, हालांकि उसमें किसको सफलता मिले नहीं मिली। फिर उसके बाद शाहबानों के बाद जब बीजेपी और ये सब आंदोलन शुरू हुआ और अयोध्या, बाबरी मस्जिद, तब राइट विंग ने कहा कि मंदिर यहीं बनाएंगे, कुछ सफलता मिली आंशिक। उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, तमाम चलते। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस या अपोजिशन का नैरेटिव इस समय हवा में गूंज रहा है और उसकी काट बीजेपी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी या सत्तारूढ़ दल जो भी करे, वो ये है कि जातीय जनगणना, आरक्षण खत्म वाला वो तो खैर वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जातीय जनगणना से समाज में एक क्रांति आ जाएगी। एक उसी तरह का नारा है जब लोहिया कहते थे 100 में 60, कि 60 को आगे ले आना है। तो अब ये जो चीज़ चल रही है, ये अखिलेश ने आंशिक रूप से पीडीए जो किया था उसका एक सफलता मिली है। तो आप तय जानिए कि जातीय कार्ड लंबे दौर तक खेला जाएगा जब तक जातीय कार्ड असफल नहीं हो जाता है। और ये मतलब मैं ये फोरकास्ट नहीं करता, लेकिन आने वाला समय ये 5 साल 4 साल में पता चलेगा कि क्या आगे चल रहा है। मंडल 2 आगे किसी रूप में आगे बढ़ेगा या धर्म, मतलब जो भी है, धर्म तो छोड़िए, हिंदू राष्ट्रीयता वाली बात और विकास, यानी विकास भी और क्या उसको बोलते हैं अपना एक अस्मिता भी, तो देखा जाएगा। अवधेश जी, परिस्थिति जो बन रही है, जिस तरीके से रामकृपाल जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी ने भी वो लोकसभा चुनाव में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रामकृपाल जी कह रहे हैं उससे जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो सियासी अमृत तो निकाल लिया कि पूरा तो नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा अमर वाली स्थिति हो जाए 5 साल के लिए, तो वो बड़ी चुनौती बन रही है। और अभी जिस तरीके से बयानबाजी में बार बार इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है, बुलडोजर पर अब सियासत उत्तर प्रदेश की घूम रही है। अब ये मंगेश का एनकाउंटर हो जाता है, फिर उसमें जात का भी जिक्र होने लगता है। मैं दोनों तरीके से समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, रामकृपाल जी ने जो विश्लेषण कर दिया उसमें तो असहमति का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसमें एक लाइन जो चेतावनी की है कि कहीं उत्साह में जो है कहीं कुछ ज़्यादा होना, वो भी हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में तो नैरेटिव जो है वो बीजेपी का भी बढ़ा है। योगी जी जिस ढंग से आए हैं तेवर में और जैसे बाहर भीतर बोले हैं, तो दोनों का चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दूसरे पर व्यंग हो रहे थे कि बुलडोजर चलाने वाला हाथ जो है चाहिए। इन्होंने कहा उसमें हाथ की क्या जरूरत है, वो तो मशीन और स्टीयरिंग चलता है, तो जरा आनंद आ रहा था। लेकिन एक वेटरन क्रिमिनल जिस पर 8 मुकदमे तो एसटीएफ ने दिया है, आपके अमर उजाला में उसमें 12 मुकदमे हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश है, वो सर्राफा के दुकान में डकैती करता है, करोड़ों की संपत्ति लूटता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है तो ये जादव बना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीति है? और आप समझ रहे हैं कि हम बहुत तेज बन रहे हैं? इस प्रकार से अगर जाति राजनीति वोट के लिए इस सीमा तक जाएगा तो क्या होगा उसमें? तो इसलिए जो बहुत खतरनाक हो रहा है कि वो किसी भी जाति का हो, क्या इस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती है और हर जो भी इनकाउंटर होते हैं। देखिए, 12,500 के आसपास इनकाउंटर यूपी में मोटा मोटी हुए हैं, 201 लोग मारे गए हैं, जिसमें जो है आप समझिए कि करीब 6,600 जो है घायल हुए हैं। इससे ज्यादा उसमें करीब 12,000 से ज्यादा तो अरेस्टिंग हुए हैं। उसमें 17 पुलिस वाले जो है मारे गए हैं, उसमें हुए हैं, और उसमें पुलिस वालों की घायल होने की संख्या भी 100-150-200 से ज्यादा है। लेकिन अभी एक जाति के आधार पर हो गया, एक डकैत जो है जाति हो जाएगा। ये तो फिर शरद जी ने जो एक बार बयान दे दिया था कि जबलपुर जब तक चंबल में जो है और माधव सिंह, मोहर सिंह, फलाने सिंह जब वो तब थे डकैत, तो वो लंबी जिंदगी होती थी। जब से पिछड़ी जाति के डकैत होने लगे उनका तुरंत इनकाउंटर होने लगा है। तो ये पॉलिटिक्स थोड़े होती है, ये आप आग लगा देंगे क्या राजनीति की सीमा तक जाते हुए? और चाहे वो मुख्तार अंसारी के को लेकर के बयान हो, अरे भाई
अयोध्या में जो है वो बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, आपको लगता है कि आरोप गलत है, लेकिन सस्पेंड तो कर ही सकते थे ना। जब बीजेपी पर ब्रजभूषण सिंह पर इतना क्वेश्चन उठाते हैं तो आप पर भी तो क्वेश्चन उठता है ना। लेकिन वो मुसलमान है, चूंकि आपको वोट चाहिए तो उसको सस्पेंड भी नहीं करना है। लेकिन इसी यादव को जो कुछ कन्नौज में हुआ उसके साथ आप खड़े नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि नाराजगी है तो दूसरे जगह आप जाके, ये पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये तो एकदम समाज विरोधी हरकत है। इस लेवल तक किसी पार्टी को जाना नहीं चाहिए, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वो डकैत है। वो नॉर्मल जो है इनकाउंटर पर आपको सवाल उठाते रहे हैं, पॉलिटिक्स में उठाते रहिए, उसमें से फैक्ट लाइए, उसको जांच के सामने रखिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है। और उत्तर प्रदेश का नैरेटिव तो इस समय पर ऊपर है। जोगी जी ने जो वहां से बयान दिया राजस्थान से कि बटोगे तो कटोगे, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है भारत में। तो वो इस समय नैरेटिव में बीजेपी, चूंकि उसको लोकसभा चुनाव में उसकी समस्या हुई है, इसलिए वो नैरेटिव में तो इस समय इतना कमजोर यूपी में नहीं दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की विजय, उसका उत्साह और उसके कारण नैरेटिव जो है दोनों का आमने सामने चल रहा है। लेकिन ये जो अखिलेश जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी आपको भी आगे शासन करना है। आपके शासनकाल में भी इनकाउंटर हो सकते हैं, इस प्रकार के अपराधी आ सकते हैं। आप पहले भी शासन में थे, कोई बीजेपी का अस्थायी तो गारंटी है नहीं किसी एक पार्टी की। ये बात आप कह रहे हैं सुनील सर, नैरेटिव बनाना, सरकार को घेरना, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो बात उठा रहे हैं अवधेश सर वही, क्योंकि लगातार इस वक्त चर्चा में अखिलेश यादव की का बयान कि भाई यादव जाति का था इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। ये किस रणनीति के तहत इस तरह का बयान? केवल इसलिए कि अभी चुनाव सामने दिख रहे हैं, 4 साल भर दूर हैं, अभी से हम एक माहौल बनाकर रखें, वो वाली कोशिश है? अपराधी को तो आप अपराधी की श्रेणी में रखेंगे ना, जितने मामले थे, तो क्या मंगेश यादव को आप अपराधी नहीं मानेंगे? लखनऊ में घटना हुई थी, पानी बहुत तेजी से बरसा और एक दंपति आ रहा है वहां से, आपने उसके क्लिप्स देखे होंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर 2 नाम लिए, एक यादव और एक मुसलमान। जात की बात किसने की? और जब जांच हुई तो दोनों लड़के वहां नहीं पाए गए। अगर आप आरोप लगाते हैं, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई लगती तो उनका मकान गिरा देंगे। तो जातिवाद कौन कर रहा है? अगर राजू पाल का हत्यारा के आरोप में अशरफ और रती के खिलाफ उनका इनकाउंटर हो जाता है, और जवाहर यादव पंडित के मामले में जिसको आजीवन कारावास होती है उसको आप छोड़ देते हैं, कौन राजनीति कर रहा है? आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं वही नैरेटिव बनेगा। आप उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं, केवल किस यादव का नाम ले लेंगे, किसी मुसलमान का नाम ले लेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार आप चला रहे हैं, तो सरकार से तो उम्मीद की जाती है कि आप एक पारदर्शी तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। इनकाउंटर के पक्ष में क्यों बीजेपी खड़ी हो गई? कौन सा सभ्य समाज, कानून के राज में रहने वाला समाज इनकाउंटर का समर्थन करता है? कौन सा विकसित समाज है जहां पे पुलिस को अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप गोली मार दो किसी को और आप उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? एक कानूनी भी आप न्यायालय जो भी आदेश दे, और आप कह सकते हैं साहब न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, तो क्यों होती है? अगर न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, प्रोसिक्यूशन को तेज करे, जांच की व्यवस्था को तेज कर दे, सबूत जुटाने का काम तेज कर दे। लेकिन इस बिना पर आप एक गैर कानूनी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, तो बढ़ावा कौन दे रहा है? दूसरी चीज, यह जात की लड़ाई नहीं है, यह धर्म की लड़ाई का पराजय है, और ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की जो राजनीति हो रही है उसको बढ़ावा देना, वह बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, कल्याण सिंह की सरकार भी तो पिछड़ों की सरकार थी। कौन सी सरकार 1952 से लेकर के और 2014 के पहले तक जो ये सरकार बताती थी कि साहब मेरी कैबिनेट में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं और कितने किस जाति के हैं, तो ये सरकार बताती है कि हमारे में इतने दलित आ गए हैं, मैं दलितों का सबसे पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता हूं। तो जाति के राजनीति, ये सवाल पूछना किसने शुरू किया था सर? नहीं सवाल यदि मैं कर रहा हूँ कि सवाल ये तो पहले से ही मंडल की राजनीति चल रही थी, लेकिन आप तो मंडल की राजनीति के खिलाफ में थे। कर्पूरी की सरकार आपने गिराई, मंडल आंदोलन के खिलाफ आपने किया, झारखंड में पिछड़ों की जो 27% आरक्षण था उसको घटा करके आप नीचे ले आए। आप भी तो ही राजनीति कर रहे थे, तो आपने मतलब पिछले सवाल किया। सवाल तो हमेशा से करते रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर राज कर रहे था थोड़े। कैलाशपति मिश्रा जी का बयान याद कर लीजिए आप। ये ऐसा नहीं था कि आज राजनीति शुरू हुई। जब मंडल कमीशन की राजनीति आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर के आए, जिस सरकार को बीजेपी चला रही थी वो सरकार सोमनाथ से यात्रा शुरू कर दी, वो पार्टी सोमनाथ से यात्रा शुरू कर दी। इस राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति ही सफल हो सकती है। उस राजनीति को इंडिया दल समूह ने, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर आप कहते हैं, तो ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और यह है, अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, मैं फिर अभी अपनी बात कर ठीक रहा है। हूं, अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो इन बयानों से आप बुलडोजर चला देंगे और काउंटर कर देंगे, इससे परसेप्शन नहीं बनने वाला है। परसेप्शन आपका तब बनेगा कि लोगों के जीवन के जो जरूरी सवाल है उनको कितना हल करते हुए आप दिख रहे हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई भी आप परसेप्शन बनाने की कोशिश कीजिए, वो सफल नहीं होने वाला। ठीक है, जल्दी से। देखो प्रदेश में जो है ना 12,509 मुठभेड़ हुए हैं, ये मई तक का आंकड़ा है। 201 अपराधी मार गए। ध्यान दीजिए 26,280 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तो ये है कि सबको गोली मारने का जैसे कह रहे हैं, और 6,639 जो है गोली लगने से घायल हुए। वो थोड़ा तो इसलिए देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं ना वो आपको मुबारक हो। एनसीआर मुबारक आपका उदय जी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पुलिस पकड़ के गोली मार देती है। इस प्रकार की भाषा अगर हम लोग बोलने लगे, पुलिस कई इनकाउंटर उस पर फेक हुए, वो चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस गौर देती है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आया था बुलडोजर का मामला। राजनीतिक दल खड़ा होना चाहिए ना। कार्रवाई पर टिप्पणी आ रही है, पहले रोक लगाएगा और देखेगा फैक्ट ना कि क्या केवल पकड़ाने से हो गया है। अभी योगी आदित्यनाथ का एफिडेविट है, उसमें बताया गया है कि कैसे पहले नोटिस दिया गया है, कैसे हुआ है, उसके बाद कितने कार्रवाई हुई है, वो एक फैक्ट होता है। तो बाकी तो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपना करेगी, लेकिन कोई भी सरकार अगर इस ढंग से पकड़ के मार देगी तो नहीं होगा। ठीक है भाई अपोजिशन नहीं, दूसरी एक मिनट, बस एक बात, अगर इनकाउंटर से, गिरफ्तारियों से, मकान गिरा देने से अगर अपराध और अपराधियों के खिलाफ नियंत्रण हो जाता तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराधों में सबसे पहले नंबर पर न होता। अपराध को नियंत्रित करना, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, अगर आप कानून सम्मत तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई नहीं करते तो आप समाज पर असर नहीं डालते हैं, फिर आप उत्पीड़न की कार्रवाई की श्रेणी में आप पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो योगी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई तल्ख टिप्पणी इस तरह से की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा क्यों कर देंगे भाई? अभी आप आना है, नहीं, सवाल अभी आना है, लेकिन अभी की बात करें। ना, मैं इसमें नहीं एक पढ़ना आदर्श चाहता। एक बात केवल आ रहा हूँ सर, एक सर, केवल यही बात, सुप्रीम कोर्ट, आप जब किसी अपराध, आप आरोपी के खिलाफ जब उसका मकान गिराते हैं तो आप कहते हैं क्या कि आरोपी की वजह से मकान गिरा रहे हैं? मकान आप इसलिए गिराने का आधार लेते हैं कि इनका मकान अनधिकृत तरीके से बना था। तो उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, यही सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए। ठीक है पूर्णिमा जी, ये परसेप्शन की लड़ाई में कुछ भी कह देना, अब उसमें उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल सेंटर में नजर आ रहा है। क्यों? हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन अभी ये 10 सीटों के विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी घोषणा नहीं हुई है। उसके लिए मतलब किसी भी तरह की बयानबाजी और जो लड़ाई हम देख रहे हैं, किस दिशा में दिख रही है वो? देखिए, परसेप्शन की ये लड़ाई अगले 20-25 साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि थमने वाली है, क्योंकि ये जो जाति का नुस्खा हाथ में लग गया है पॉलिटिकल पार्टीज को और उसकी जो सफलता दिखी है, तो सबको ये समझ में आ रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा चढ़ के सबके सर पे बोल रही थी, अगर उसकी काट कहीं है तो वो जाति की राजनीति में है, और उसको किसी भी तरह से भुनाने में ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई भी हो, कोई संकोच नहीं करेंगी। और उसमें वो चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, कोई सा भी इशू हो, उसको लेके उसमें जाति का ढूंढने का काम जारी रहेगा। लेकिन ये काम, जो फैक्ट की बात अभी अवधेश जी करके गए हैं, जो मुकदमे थे, जो अपराध गिना रहे हैं कि वो सो कॉल्ड मंगेश यादव जो डकैत था, वो अकेला डकैत नहीं था। जो डकैती का मुकदमा है उसके साथ 5 लोग और थे, जिसमें से कि 2 को पकड़ा गया, उनके पैर में गोली लगी, एक ने बहुत बाइज्जत आत्मसमर्पण किया है और इसको इसके घर से उठा के लेके गए हैं। इसके फादर का इंटरव्यू मैंने कहीं देखा था, जो वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर वगैरह नहीं, उसके घर से उसको उठा के ले जाया गया है। तो अगर ये एक भेद दिखाई दे रहा है, जो जिनको की पैर में गोली मारी गई और फिर अरेस्ट किया गया, उनके सरनेम सिंह थे। मैं नहीं उस पर जानना चाहती हूँ कि वो किस जाति के थे। जिसने आत्मसमर्पण किया उसका भी सरनेम सिंह था। मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगी कि वो कौन सी जाति का था, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चूंकि मंगेश यादव था और इसको एकदम पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है, तो संदेश क्या जाता है? इसको बहुत ज़्यादा हमें रॉकेट साइंस समझने के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा कि इसमें संदेश क्या जा रहा है। और उस संदेश को उठा के कोई पार्टी चाह रही है कि उसका हम राजनीतिक फायदा उठा लें, तो इसमें समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अकेले नहीं है। कटोगे बटोगे तो कटोगे वाले कहने वाले भी उसी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो अब एक जाति जनगणना से जो मामला उठा है, ये आगे जाएगा, आरक्षण पे बात आएगी, तो मान के चलिए कि हम इस तरह के बयान दोनों तरफ से देखेंगे, हर तरह की पार्टियां, हर रंग की पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी और हमारे समाज को अब इस गंदगी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है विनोद सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। बटोगे तो कटोगे,
फिर उसके बाद अब एनकाउंटर के बाद जाति पर सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति, चुनाव तो अभी दूर हैं, ऐसा लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों को जबरदस्ती हवा दी जा रही है या एक माहौल अभी से बनाने की कोशिश हो रही हो, चाहे उपचुनाव हो चाहे बाकी चुनाव हो। तो इसमें कौन आगे कौन पीछे ये तो खैर समझने की बात ही नहीं है, सबकी अपनी अपनी कोशिश जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुलिस एनकाउंटर में जाति का ये सवाल पहली बार नहीं उठा है। रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, उसमें 500 या 600 से ज़्यादा एनकाउंटर्स का विवरण था और मुलायम सिंह यादव तत्कालीन नेता थे उसमें विपक्ष के, उन्होंने उसको बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है जाति आधार पर पिछड़ों का एनकाउंटर कर रही है। और आपको एक और तथ्य बता दूं कि हालत ऐसी थी कि खुद मुलायम सिंह के एनकाउंटर का खतरा था और तब मुलायम सिंह दिल्ली आए थे चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ और चौधरी चरण सिंह से उन्होंने कहा कि ये पुलिस मेरा भी एनकाउंटर कर सकती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह इटावा गए और उन्होंने रैली की और रैली के बाद मुलायम सिंह को नेता विपक्ष बनाया और उससे उनका हुआ। तो ये पहली बार नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर्स को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जरूर बात है कि एनकाउंटर कल्याण सिंह के राज्य में बहुत हुए, एनकाउंटर मायावती के टाइम में हुए, लेकिन तब कभी ये सवाल नहीं उठा उन एनकाउंटर्स को लेकर के कि ये पिक एंड चूज वाला एनकाउंटर हो रहा है। कल्याण सिंह तो भाजपा के मुख्यमंत्री थे और मैं पहले दौर की बात कर रहा हूँ, और कल्याण सिंह ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश की सीमाओं के बाहर होंगे, ये नहीं कहा था कि ऊपर होंगे जैसे योगी जी कहते हैं ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा था और वही हुआ। वो चाहे उस तत्कालीन उस समय के जो बड़े बड़े बाहुबली थे, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, डीपी यादव, मदन भैया, ये सारे जो है जेल के अंदर थे जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और या सीमा बाहर थे। तो लेकिन कभी किसी सवाल नहीं उठाया कि ये, तो सवाल ये परसेप्शन क्यों बना, ये सोचने और समझने और जांच का विषय है। जहाँ तक जाति राजनीति की बात है तो वो जैसा पूर्णिमा जी ने कहा या शुक्ला जी ने कहा कि वो तो हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति का ही एक प्रकटीकरण है। मैंने काशीराम जी का इंटरव्यू किया था तो 1993 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी। मैंने कहा कि क्या ये हिंदुत्व पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है? उन्होंने कहा नहीं, ये सांप्रदायिक ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। सीधे सीधे उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था और नवभारत टाइम्स में मैंने लिखा था। तो ये लड़ाई तो चले, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जाति जनगणना के समर्थन में आ गई। क्यों आ गई? उसको महसूस हुआ कि ये मुद्दा बन रहा है लोगों में, तो जब मुद्दा बन रहा है तो उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्ड करेंगी, बीजेपी भी रिस्पॉन्ड करेगी, कांग्रेस भी करेगी, अखिलेश यादव भी करेंगे। अखिलेश यादव चूंकि पीडीए के फार्मूले से समाजवादी लोकसभा में सफलता हासिल कर चुके हैं, उन्हें अभी 10 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सफलता हासिल करने का उनके सामने चुनौती है। तो इसलिए वो बुलडोजर को भी लेके आएंगे, वो एनकाउंटर्स को भी लेके आएंगे और पीडीए की बात करेंगे। अब बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद वो अखिलेश यादव के लिए भी हथियार बन गया है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी हथियार बन गया है। योगी आदित्यनाथ उस बुलडोजर का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ हमने इसका इस्तेमाल किया और अपराधियों के खिलाफ किया, और अखिलेश यादव उसको पीडीए के खिलाफ इस्तेमाल करने का बता के वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी बुलडोजर, जातीय एनकाउंटर, जातीय राजनीति, ये सारी चीज़ें जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी लंबे समय तक चलने वाले हैं। जाहिर सी बात है। जयदीप सर, इस आखिरी कमेंट आपका इस पर, क्योंकि जिस तरीके से विनोद सर ने कहा बुलडोजर तो केंद्र में आ गया और लगातार अमरउजाला.com पर हम उसको बता भी रहे हैं। अब ये जुबानी बुलडोजर जो चल रहे हैं, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव की एक बड़ी तस्वीर अभी से बनाने की कोशिश हो रही है। ये जुबानी बुलडोजर से किसी को फायदा होता दिख रहा है या क्योंकि अभी फौरी मुद्दे हैं, धीरे धीरे करके और मुद्दे आएंगे, सब अपने अपने हिसाब से फिर नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े नेताओं का परसेप्शन, उनकी जुबान से जो बातें निकलती हैं उससे बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ऐसा है अदर, जब दीवार में दरार होती है और उसको बहुत सीमेंट लगा के भी नहीं भरा जाता तो या तो गिरानी पड़ती है या फिर उसमें से छेद निकाल के खिड़की बना दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दरार पाटने की कोशिशें जब नाकाम हो गई हैं तो उसमें खिड़की बनाकर उसमें रोशनदान की तरह हवा आ जाए, यही कोशिश अब दूसरी पार्टी कर रही है। क्योंकि दरार को भरने की कोशिशें विफल होती हुई दिखी क्योंकि उस दरार को लोगों ने भरने नहीं दिया। बात आपने शुरू की थी कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद किस तरह की करवट ले रही है। लोकसभा के चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम अच्छा नहीं आया, उसका निश्चित तौर पर फ़ायदा मिला है अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा और कांग्रेस को भी बहुत हद तक, और दोनों में उत्साह है तो वो स्वाभाविक है। आप बहुत मेहनत करके भी नहीं जीतते हैं तो निराश होते हैं, आप भी निराश होते हैं, आपके कार्यकर्ता भी निराश होते हैं। आपने मेहनत की और जो
शुरुआत ही की थी आपने रामकृपाल जी ने सही कहा कि उनको ये औजार मिल गया। मैंने कहा था पिछली बार कि वो चाबी मिल गई। वो लगातार मोदी के विराट स्वरूप का जो एक ताला लग गया था विपक्ष के मुंह पर, उसको खोलने के लिए लगातार किसी न किसी चाबी को लगा लगा कर हर चुनाव में देख रहे थे, अलग बदल रहे थे, हताश भी हो रहे थे। एक चाबी से वो ताला खुलता हुआ दिख गया, तो अब लगातार वो उस चाबी को हर ताले में लगाएंगे। और ये जो प्रतीक गढ़े गए हैं बुलडोजर पर, तो आप बाद में एनकाउंटर की दिशा में भी पूरी बहस चली गई। आप देखिए कि पहले ही सत्र में जिसमें शपथ ग्रहण होना था लोकसभा में, उसमें सबसे आगे किसको बिठाया गया? अवधेश पासी। क्यों बिठाया गया? अवधेश प्रसाद, जो अवधेश पासी आपकी, तो पूरा अयोध्या को इतना बड़ा प्रतीक बनाकर और सामने मुंह चिढ़ाने के लिए बार बार, और उसी से चिढ़कर फिर बाद में इमरजेंसी और इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव और संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेना, सांसद की शपथ जो ली गई वो भी संविधान को हाथ में लेकर ली गई। तो ये प्रतीक तभी से शुरू हुए और जानबूझ के उनको अगली पंक्ति में बिठाकर मुंह चढ़ाया गया कि देखो तुम उस अयोध्या में हार गए जिसके राम मंदिर को इतना बड़ा बनाकर भव्य जीत का पथ प्रशस्त करने की तुम कोशिश कर रहे थे, उस राम पथ से सत्ता के पथ पर आप नहीं पहुंच पाए। ये बताएंगे ना वो, आप मौका मिला है, देखिए वो तो वही है कि मौका मिला है तो कोई उस मौके को नहीं छोड़ेगा, जो छोड़ेगा वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इसीलिए, और अखिलेश यादव को ये मालूम है, क्योंकि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, वो बहुत जल्दी विस्मृति में चले जाते हैं और दूसरी उपलब्धि की ओर बढ़ चलते हैं। हम तो क्या है कि अभी गणेशोत्सव मनाएंगे, फिर इससे निकल के पितृपक्ष में चले जाएंगे, फिर वहां से नवरात्रे में चले जाएंगे, फिर दिवाली मनाने लगेंगे। तो यहाँ पर तो उत्सवों के बाद उत्सव और घटनाओं के बाद घटनाएं हैं, तो जनता की स्मृति जो होती है छोटी होती है। उस स्मृति को जिंदा रखना उनकी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, और इसलिए वो हर तरह के उपक्रम अपनाएंगे। और इसमें कोई, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, योगी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी, उस लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करके योगी उसके सबसे बड़े प्रतीक बने, इसलिए बुलडोजर उनका प्रतीक बन गया। अब आप जब सबसे बड़े प्रतीक को ढहा देंगे तो ही तो शक्ति कमजोर होगी सामने वाले की ना। अगर वो उसकी रावण की नाभि में तीर चलाकर वो मर सकता है तो उसकी नाभि पे करेंगे। आपको लगता है कि तोते की जान उसमें है, पिंजरे में, तोते की गर्दन में, तो आप गर्दन में। तो जिसकी जान जहां पर बसी होगी, अगर बुलडोजर उनकी शक्ति का, सामर्थ्य का, सत्ता और प्रशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है, तो हमला उस पर किया जाएगा। उसके आगे बात एनकाउंटर की आई तो आप क्यों भूल जाते हैं? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी बात आई कि ब्राह्मण था इसलिए मार दिया। तो जाति को बीच में अपराधियों के तब तो जो इसमें मंत्री गाड़ी पलट गई, तो जो बीजेपी में है जितिन प्रसाद जी, उन्होंने तो बाकायदा लिस्ट निकाली थी और पूरी सूची निकाली थी कितने ब्राह्मणों के। ये होता रहेगा, दोनों तरफ से होगा। मेरा ये कहना है कि अगर कोई कमजोर विकेट पर है, पिच खराब है और उसको वैसी गेंद की जा रही है, तो बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाज वही प्रयत्न करता है। वो प्रयत्न दोनों तरफ से होंगे। सवाल यह है कि इस पूरे में उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ठीक हुई योगी सरकार के कार्यकाल में पहले भी, और उसको लेकर बात भी हुई कि रात को निकलना भी सुरक्षित नहीं था और सुरक्षित हो गया, ये लगाम लग, क्या उससे हट रहा है उत्तर प्रदेश? उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव अपनी राजनीति करेंगे, वो बुलडोजर पर प्रहार करेंगे, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी उनको मजबूती दी है कि भाई ये तो कोई अपराध सिद्ध भी हो जाए तो भी उसका घर गिरा देना कोई सजा नहीं होती है। लेकिन ये कहा गया कि वही अवैध था। उस पर मेरा सवाल एक पत्रकार के रूप में हमेशा होता है कि जब तक वो अपराधी नहीं था और आपके रडार पर नहीं आया तब तक उसका घर अवैध नहीं था। ऐसा एक जगह नहीं है, हजारों। और कांग्रेस, भाजपा, हम गलती सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाई इंदौर में इतना बड़ा एक वो अखबार निकालता था माफिया, और उसने जब सरकार के गिरेबान में झांक दिया और उनकी सीडी से उजागर करने की कोशिश की तो उसकी प्रेस तोड़ दी गई, उसकी प्रेस बंद कर दी गई, उसका होटल तोड़ दिया गया। क्यों? इसके पहले 50 सालों तक अवैध नहीं था क्या वो? और एक क्या उदाहरण है भाई, वो अपराधी हो गया, उसका अतिक्रमण अवैध हो गया, और हम एक ईंट आगे बढ़ा देंगे तो दरोगा आके खड़ा हो जाके भाई एक्स्ट्रा ईंट कैसे लगा ली। आम आदमी का तो सोच के देखिए। वही विकास दुबे वहां पर जननायक बना फिर रहा था, लोगों का मसीहा था, और उसने पुलिस पर गोली चला दी तो आप उसको एनकाउंटर करके और मार दे। और एनकाउंटर को लेकर तो इतने सारे सवाल हो सकते हैं कि वो अलग बहस का मुद्दा हो, उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितना दमखम पहले नहीं दिखा पाए थे अखिलेश यादव, वो अब दिखा रहे हैं। उनके पास दिखाने का कारण है, लेकिन योगी भी मजबूती से अपने विकेट पर टिके हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना विकेट नहीं गिरने दें। वो अपने विकेट पर लगातार डटे रहे। उनको अपनी यूएसपी पता है, दोनों तरफ से ये घटनाक्रम चलेगा। आप जैसा कह रहे हैं दूर है, फिर भी क्यों? वो इसलिए कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि मैंने इस डोर को छोड़ दिया तो नई डोर पकड़ने में, नई चाबी ढूंढने में फिर उतना ही वक्त लगेगा। इस ताले की जो चाबी मुझे मिली है इसको लेकर घूमता रहूं लगातार, उस ताले में भी थोड़ा ऑयल वगैरह देता रहूं ताकि ये ताला फिर से बंद ना हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश संदर्भ में नहीं है, सबके लिए। पूरे देश के संदर्भ में है। जो बुलडोजर का मॉडल जगह जगह मध्य प्रदेश में चला गया, उसमें बहुत अच्छी टिप्पणी है भाई, पूरे देश में वो चला कह रहे हैं गया। कि मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और जहां 302 में फांसी दे दी, लेकिन उसका घर तोड़ने का प्रावधान तो कानून में भी नहीं है। मामले की सुनवाई आप किस कानून के तहत घर तोड़ते हो ये बताइए। किस आधार पे? उसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है
कि नहीं उसको उस अपराध की सजा नहीं दी गई, उसका घर भी वाकई अवैध था। उस पर यह सवाल होना चाहिए, भाई अवैध था तो अपराध होने के बाद क्यों समझ में आया इतने भाई साल कि से अवैध था? क्यों आखिर उसका इंतजार हो रहा था, ये तो हम नहीं, अब मकान गिराना है तो संशोधन कर दो कानून में। हाँ कि सजा में मकान गिराना भी शामिल बड़ी है। दिलचस्प टिप्पणी है कि किस कानून में लिखा है कि मकान गिरा दो। सर कुछ कहना चाहते? इस तरह के बदलाव देखिए, इस तरह की बातें जो तमाम टिप्पणियां की हैं उस पर तो बहुत सारी राजनीति हो रही है। अब अखिलेश यादव दम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कम नहीं दिख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना चाल है, अपना अपना दाव है, लेकिन इन सब के बीच कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, ये जनता का चुनाव होगा और ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमारे सभी खास मेहमानों की बातें आपने सुनी है, कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। जो भी आपके मन में सवाल है वो भी जरूर लिखिएगा और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।